गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और आज का टॉपिक हमारा स्ट्रेट लाइंस। अभी मैंने आपको स्लोप और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, ये कुछ टॉपिक पढ़ाए। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, इंक्लाइनेशन क्या होता है, तो उस पर बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो अभी हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 और इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो हैं वो हमने कर दिए थे। मैंने कुछ रिवीजन भी करवाई है आपको, जो हमने 10th स्टैंडर्ड में डिस्टेंस फार्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया फार्मूला, ये सब पढ़े थे। उनके बारे में मैंने आपको रिवीजन कराई। सेक्शन फार्मूला 10th क्लास में आपने सिर्फ इंटरनल डिवीजन के लिए पढ़ा कि जब एक पॉइंट एक लाइन को इनसाइड उन 2 पॉइंट्स के बीच में से डिवाइड करता है कहीं से, तो उसको इंटरनल डिवीजन कहते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन जब P एक पॉइंट क्यू दूसरा पॉइंट उससे बाहर तीसरा पॉइंट उनको उस रेशियो में डिवाइड करे, सपोज m/n, तो फिर उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं, उसको सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप की डिवीजन्स के लिए वो फार्मूला आपने यहाँ मैंने आपको रिवाइज करवाया। तो फिलहाल एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। Question 3, given points are P x1 y1 and Q x2 y2. So हमें कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट, व्हेन डिस्टेंस का पहले फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला आपको आता है। नाउ पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। अब जो इसका 2 पार्ट है, इसमें ए पार्ट में ये बोल रहा है कि पी क्यू जो है लाइन वो y एक्सिस के पैरेलल है। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये अगर मान लो पी क्यू, तो सपोज करो यहाँ था 1 2 इस तरह से चल रही, ये था x1, तो यहाँ पर क्यू जो होगा ये भी x1, y की वैल्यू सपोज करो y1, यहाँ पर सॉरी x1, तो यहाँ पर भी x1, इसको सपोज करो। कहने का मतलब है जो y एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है उसका x कोऑर्डिनेट क्या रहता है, सेम रहता है। अब देख लें आप, चाहे ऊपर इसने बोला पैरेलल टू y एक्सिस, ये बनाए पैरेलल टू y, तो x कोऑर्डिनेट चेंज होगा क्या? नहीं, x कोऑर्डिनेट होता है यहाँ से कितना, इधर भी x1 इधर भी x1, तो पॉइंट अलग अलग है, y1 चेंज होगा, y2 y1 अलग अलग, y के कोऑर्डिनेट डिफरेंट होंगे। सो सिंस PQ इज पैरेलल टू y axis, therefore x1 is equal to y axis पर है तो x1 x2 इक्वल होगा। This implies PQ is equal to x1 minus x1 square plus y2 minus y1 square. This is 0 square plus y2 minus y1 square. This is y2 minus y1. This is y2 minus y1. दूसरा पार्ट है बी पार्ट, व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली देखिए, ये लाइन है पी क्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस देखें यहाँ y1 y2 y3, यहाँ सपोज करो y की वैल्यू y1 है, तो इधर भी उतनी रहेगी x1 y की y1, लेकिन यहाँ x हो सकता है चेंज हो जाए, हो क्या सकता है चेंज होगा, लेकिन y सेम रहेगा, क्योंकि इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू कितनी आती है, y1 के या y2 के इक्वल या 3 के इक्वल या 2 के इक्वल, कोई भी पॉइंट हो, लेकिन या नेगेटिव पॉइंट होंगे क्योंकि इससे नीचे है, मैंने ली, इससे ऊपर लूँगा पॉजिटिव होंगे। चाहे नेगेटिव पॉइंट लूँ चाहे पॉजिटिव पे लूँ, y की वैल्यू कुछ भी आए, पैरेलल जब भी x एक्सिस की आप लाइन लोगे पी क्यू, तो उसमें y कोऑर्डिनेट सेम होगा। So this implies y1 is equal to y2. Therefore
पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 स्क्वायर. दिस इज x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर. दिस इज x2 माइनस x1. दिस इज योर आंसर. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3. तो वो 11th में जो आप डिस्टेंस फार्मूला पढ़ते, सॉरी 10th में जो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा वही यूज़ किया मैंने. तो यहाँ नई चीज़ क्या थी, यहाँ थोड़ा सा बोला था लाइनें पैरेलल हैं. जब लाइंस पैरेलल हों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, तो उनमें क्या कंडीशंस होती है वो मैंने बताई. जब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ले लें उसमें वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है, और जब आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ले लें उसमें एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है. दैट इज इट. क्वेश्चन नंबर 4. Find a point on x-axis which is equidistant from the points 7, 6 and 3, 0. देखें पॉइंट आपको कहाँ फाइंड करना है, एक्स एक्सिस पर. तो आप ध्यान देंगे कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ठीक है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है. चाहे इधर ले लो आप, यहाँ होगा माइनस एक्स 0, लेकिन इस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है. तो जब आपको पॉइंट लेना है तो सबसे पहले जो गिवन पॉइंट है वो हैं 7, 6 और 3, 4. हमें एक्स एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना है. क्वेश्चन 4. लेट पी एक्स 0. एक्स वाई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये हमें गिवन था कि पॉइंट कहाँ है, एक्स एक्सिस पर. तो आपको खुद पता होना चाहिए एक्स एक्सिस पर जब पॉइंट होगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस पर जब पॉइंट लोगे तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट. लेट पी एक्स 0 बी द point on x-axis such that the point on x-axis which is equidistant from P. इसको रखा तो क्यों रख लो 7, 6 एंड और दूसरा पॉइंट क्या है 3, 4. इन दो से इक्वल डिस्टेंस. सो दिस इंप्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू पी आर. भाई जब बराबर डिस्टेंस पर डिस्टेंस फार्मूला यूज करें, पी क्यू 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0. This implies 49 plus x square minus 14x plus 36 is equal to 9 plus x square minus 6x plus 16. This implies x square minus 14x minus x square plus 6x is equal to 9, 26, 25 minus 36, 85. ये कैंसिल. दिस इम्प्लाइज माइनस 8 इज इक्वल टू 55 माइनस 60. सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 60 बाई माइनस 8. दिस इज 15/2 यूनिट्स. यूनिट नहीं, x फाइंड करने के लिए बोला था, पॉइंट है तो यूनिट छोड़े, डिस्टेंस नहीं फाइंड करना था. हेंस x मिल गया. हेंस the required point is C. This is your answer. आपके सामने क्वेश्चन. Question number 5. Find the slope of a line which passes through the origin and the midpoint of the points. So सबसे पहले तो हम मिड पॉइंट जो है, ओरिजिन तो हमें पता ही 0, 0 होता है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं. सो लिखिए मिड पॉइंट ऑफ
the line joining P, ये गिवन पॉइंट है भाई, 0, -4 एंड Q, क्यों नहीं है, B है, एंड B 8, 0 is 0 plus 8/2 minus 4 plus 0/2, that is 4 minus 2. इसका नाम रख देते हैं कुछ m, मिड पॉइंट है m से m. ये मिड पॉइंट आ गया. अब हमें स्लोप फाइंड करना है. नाउ स्लोप ऑफ द लाइन passing through the origin O 0, 0 and the point B 8, 0 is क्या स्लोप आएगा, m इज इक्वल टू y2 0, सॉरी 8, 0 नहीं है, 0 और m निकालना था, m मिड पॉइंट से. भाई क्वेश्चन ये था कि P और B, जो PB लाइन बनेगी उसके मिड पॉइंट और ओरिजिन से पास होने वाली, तो एक पॉइंट ओरिजिन हो गया, एक मिड पॉइंट हो गया ना. तो जब दो पॉइंट्स से पास होती है लाइन तो उसका स्लोप ये होता है. तो ये हो गया -2 - 0 अपॉन 4 - 0, दैट इज -2/4, दैट इज -1/. This is your answer. Question number 6. Without using Pythagoras theorem, show that the points. 3 पॉइंट दिए हुए हैं तो हम Pythagoras theorem यूज करते हैं. वो कैसे यूज करते हैं, हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं. डिस्टेंस फार्मूला लगाकर सपोज करें हमारे पास 3 पॉइंट हैं A, B और C. सो हम A, B, B, C, C, A फाइंड करते हैं, फिर इनके स्क्वायर फाइंड करते हैं. अगर कोई दो का सम तीसरे के इक्वल आ गया वो पाइथागोरस थ्योरम बन जाती है. हम कहते हैं राइट ट्रायंगल. हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज की, इसने मना कर दिया पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करनी. तो बेसिकली देखा जाए राइट ट्रायंगल, तो हम क्या ढूंढते हैं राइट ट्रायंगल के लिए, हम राइट ट्रायंगल के लिए ढूंढते हैं कि एक 90 डिग्री एंगल होना चाहिए. एक एंगल उसमें 3 एंगल उसके होते हैं, उनमें से एक 90 डिग्री एंगल होना चाहिए. तो 90 डिग्री में परपेंडिकुलर होनी चाहिए कोई दो साइड. तो जो साइडें परपेंडिकुलर होंगी उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, वो -1 होगा. तो हम यहाँ तीनों लाइन का, जब डिस्टेंस फार्मूला भी यूज करना नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन ये रही कि हम स्लोप की भाषा में इसको फाइंड करें. तो स्लोप की भाषा में देखें, आप पहले 3 पॉइंट लिखें. गिवन पॉइंट्स आर A 4, 4, B 3, 5 and C -1, -1. ये हैं गिवन पॉइंट्स. तो स्लोप निकालते हैं सबका. स्लोप ऑफ AB M1 नाम रख देते हैं उसका. सो 5, 3 - 4, that is 1/-1, so -1. स्लोप ऑफ BC, उसका नाम M2 रख देते हैं. वो हो गया -1, -5, -1, -3, that is -6/-4, that is 3/2. And the last is स्लोप ऑफ AC या CA जो भी रखें M3. so वो आ गया, CA रखा है तो 4 - -1 +1, 4 - -1 +1, दैट इज. तीनों साइडें आपके पास है, कोई दो का, ये तीनों साइडों के स्लोप है. तो कोई दो स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आता हो तो आपने इसको रैंडमली देख लो. आई थिंक इसका और इसका प्रोडक्ट. नाउ M1 M3 is equal to -1. This implies AB is perpendicular to CA. Therefore triangle ABC is a right triangle. तो कॉमन पॉइंट A है राइट ट्राइंगल,
और अगर इसका एंगल लिखना है तो राइट एंगल्ड एट ए। कौन से पॉइंट पर है? ए पर है राइट एंगल। बी और सी कहीं भी रख लो, ये और ये राइट एंगल है। ए पर इसका 90 डिग्री एंगल बनता है। ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए स्लोप के लिए एंगल चाहिए होता है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। इसने क्या किया? इसने एंगल बताया कि वाई एक्सिस के साथ। डायग्राम से पहले देखते हैं, क्योंकि एंगल ठीक से फाइंड होगा तभी स्लोप मिलेगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। अब वो लाइन जो है वाई एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल मेजर करो, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स क्लॉक ऐसे है तो उसके एंटी वो कितना बना रही है? क्लॉक ऐसे चलती है तो उसके एंटी बनाना है, वो बना रही है वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ। सो ये लाइन वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। सपोज करो ये लाइन ओपी है। स्लोप फाइंड करना है तो एंगल यहां से चाहिए, यहां से यहां तक, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल। आप बोलो सर ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, तो एंटी क्लॉकवाइज है भाई। अगर क्लॉकवाइज होता तो इस तरफ होता, वाई एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज इधर से इधर होता, ये इधर से इधर है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां तक एंगल था 90, तो ये 30, तो ये टोटल 120 हो गया। अब स्लोप निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन दैट द लाइन OP, नाम खुद ही डाल दिया OP, makes an angle 30 degree with positive y axis measured anti clockwise। इसका मतलब OP makes an angle 90 degree plus 30 degree, that is 120 degree with positive x axis measured एंटी क्लॉकवाइज। मैं इधर से मेजर करके नहीं बोल रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इधर से भी तो एंगल बनता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज ये चीज़ जरूर लिखनी है। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ OP इज इक्वल टू tan 120 डिग्री। दिस इज tan 180 माइनस 60 डिग्री। दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट tan नेगेटिव tan 60। tan 60 कितना होता है? √3 माइनस √3। दिस योर आंसर। ठीक है, तो जब आपने ये एक स्लोप आपके लिए नया टॉपिक है, स्लोप आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, फर्स्ट टाइम आप 11th में पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया आपके लिए कुछ उसमें नया नहीं था, थोड़े बहुत नए ट्रिक्स सीखे आपने, फार्मूले वही पुराने थे, डिस्टेंस फार्मूला, अभी एरिया का कोई क्वेश्चन आया नहीं। तो आपने देखा कि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन को हम इससे भी कर सकते थे, पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलरली वहां मेंशन कर दिया, बुक लिखने वाले ऑथर ने मेंशन कर दिया कि आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करनी। वो ऐसे भी लिख सकता था कि डिस्टेंस फार्मूला यूज नहीं करना है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो डिस्टेंस फार्मूले से यूज होगी, वो यूज नहीं करना है। तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचती है? तो आपने देखा वो मैंने आपको उससे स्लोप से करवा दी, क्योंकि परपेंडिकुलरिटी बेसिकली वहाँ चाहिए राइट ट्रायंगल के लिए, तो
तो वो परपेंडिकुलरिटी हम उससे भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वो इस्टेब्लिश हो गई, हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरह से लॉजिकली आपने देखना है, लॉजिकली क्वेश्चन करने हैं, आप बाकी क्वेश्चन की भी रिवीजन करते रहें। 10th चैप्टर ऑलमोस्ट आपका स्टार्ट हो चुका है, 2 लेक्चर इसके 3 हो गए, तो बाकी इससे पहले 9 चैप्टर आपने पूरी डिटेल में पढ़े, उनकी प्रैक्टिस करते रहें। कोई प्रॉब्लम हो पूछते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है।